शुरू करें। मुझे हिंदी शिक्षण मंच पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। इस मंच पर मुझसे जुड़े सभी मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन। बच्चा अपनी बाल्यावस्था में चाहे अपने माता पिता से, शिक्षकों से या अपने दोस्तों से जो सीखता है वह पूरी उम्र उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। इसी पर आधारित है मेरी कहानी बचा लो धरती। सुनैना किचन में पानी लेने आई तो उसने देखा कि उसकी माँ दूध के पैकेट काट कर दूध उबालने जा रही है। दूध के पैकेट का कोना एक जगह पड़ा है तथा पैकेट दूसरी जगह। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर वह पैकेट उठाकर डस्टबिन में डालने जा रही थी कि सुनैना ने कहा, माँ रुको, अगर आप दूध के पैकेट ऐसे ही फेंक दोगी तो पैकेट तो रिसाइकिल हो जाएगा पर थैली का कोना नहीं हो पाएगा। सुनैना ने कहा, तो क्या करूं? नलिनी ने झुंझलाकर कहा, माँ दूध का पैकेट ऐसे काटना चाहिए कि पैकेट का कोना थैली से पूरी तरह अलग न हो। पैकेट का कोना अगर अलग हो भी जाए तो अलग हुआ कोना पैकेट के अंदर ही डाल देना चाहिए जिससे कि वह रिसाइकिल हो जा सके, वरना प्लास्टिक के यह छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिरकर धरती को तो प्रदूषित करेंगे ही, अगर गलती से किसी जानवर के पेट में चले गए तो उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। सुनैना ने अपनी मम्मा के शब्दों पर ध्यान न देकर दूध के खाली पैकेट के अंदर पैकेट का कटा कोना डालकर डस्टबिन में डालते हुए कहा, तुम्हें यह सब किसने बताया? नलिनी ने सुनैना को इतनी समझदारी की बात करते हुए देखकर पूछा। दिव्या ने मम्मा। दिव्या कहती है मेरी माँ स्वयं तो ऐसा करती ही है, अगर कभी किसी को ऐसा करते देखती हैं तो उन्हें भी वह ऐसा करने से मना कर देती हैं। उनका कहना है धरती हमारी माँ है, हम उसकी गोद में खेलते कूदते हैं, क्या धरती को बचाना, उसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य नहीं है? तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर अगर सभी ऐसा करें तभी तो हमारी धरती स्वच्छ रह पाएगी। नलिनी ने सुनैना की बात का समर्थन करते हुए चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आप ठीक कह रही हो मम्मा, हम किसी को बदल नहीं सकते, किंतु स्वयं किसी अच्छे काम की शुरुआत कर दूसरों के लिए उदाहरण तो बन ही सकते हैं। आप अपनी मित्रों को बताओ, वह अपनी मित्रों को बताए, सब लोग नहीं, यदि कुछ लोग भी यह बात समझ पाएँ तो हम हमारी धरती का प्रदूषण कम करने के साथ उसे बचाने का थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। अच्छा जा, अब ब्रश करके आ, मैंने दूध बना दिया है, पी लेना। नलिनी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। सुनैना को समझदारी वाली बात करते देख नलिनी सोच रही थी कि किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे चिकने घड़े होते हैं, उन्हें जैसा ढालोगे वैसे वे ढलते जाएंगे। इस उम्र में सीखी बातें ताउम्र बच्चे की आदत का अंश बन जाती हैं। ओके माँ, बस अभी आई। सुनैना के आते ही नलिनी ने उसे दूध दिया तथा अपना काम निपटाने लगी। सुनैना दूध पीकर दूध का गिलास रखने किचन में आई तो देखा नलिनी को सब्जियों के छिलके को डस्टबिन में डाल रही हैं। उसने कहा, माँ रुको, अब क्या हुआ? नलिनी ने झुंझलाकर कहा। छुट्टी होने के बावजूद आज नलिनी को एक मीटिंग में जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। माँ इन छिलकों से खाद बना सकते हैं, कहते हुए सुनैना डस्टबिन से छिलके निकालने लगी। गंदे में हाथ डाल दिया, जाओ साबुन से धो कर आओ। क्या क्या किया मेरी बच्ची ने? सुबह सुबह क्यों डांट रही हो? अमित ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। आपकी लाडली को पढ़ना लिखना नहीं है, बस उल्टे सीधे काम करा लो। डस्टबिन से सब्जी के छिलके निकाल रही है, पता नहीं क्या करेगी।
सारे हाथ गंदे कर लिए। नलिनी ने क्रोधित स्वर में कहा, बेटा आपकी माँ गलत नहीं है, क्या करोगी इन सब्जियों के छिलकों का? पापा, मैम ने इन छिलकों से बायो खाद बनाने की विधि बताई है, मैं वही बनाने इन्हें लेकर जा रही हूँ। रुआंसे स्वर में सुनैना ने कहा, बायो खाद? यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अमित ने उसे दुखी देखकर कहा, सच पापा? एकाएक सुनैना के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। हाँ बेटा, अगर हम अपने बगीचे में बायो खाद डालेंगे तो हमारी धरती तो उपजाऊ होगी ही, बगीचे में लगाए टमाटर, पालक, धनिया और अमरूद भी केमिकल फ्री होंगे, जिसके कारण उनकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी। अमित ने नलिनी की ओर देखते हुए कहा, एग्जैक्टली, यही तो हमारी मैम ने बताया था। अब चलें? सुनैना को अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुरपी से गड्ढा खोदकर उसमें सब्जी के छिलके डालकर फिर उसे मिट्टी से ढकते देखकर नलिनी, जो थोड़ी देर पहले सुनैना को डांट रही थी, वहीं अब उसे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। उसे खुशी इस बात की थी कि सुनैना अपने आसपास के वातावरण, चाहे उसके मित्र हों या उसकी अध्यापिका से, जो सुन रही है या देख रही है, उसे आत्मसात कर व्यवहार में लाने की भी कोशिश कर रही है। जबकि यह सब बातें हम सबको पता रहती हैं, पर हम में से कितने इन सब बातों को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं। नलिनी को इस बात की भी खुशी थी कि सुनैना के स्कूल की साइंस की टीचर अपने पढ़ाने के तरीके के कारण साइंस में बच्चों की रुचि बढ़ा ही रही थी, वरन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही थी। बच्चों के स्वस्थ विकास में स्कूल के शिक्षकों तथा आसपास के परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज नलिनी को आभास हो गया था कि बच्चे सदा गलत नहीं होते। उनकी बात को बिना पूरी तरह सुने समझे झुंझलाना उचित नहीं है। ऐसा करके हम उनके स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वे ठीक हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, न कि तोड़ने का। अगर अमित ने सुनैना को प्रोत्साहित न किया होता तो क्या वह यह कर पाती जो वह करना चाह रही थी। अब मेरी दूसरी कहानी है, यह बच्चों को कल्पना लोक की सैर कराएगी। प्रस्तुत है मेरी कहानी स्वीटी मैम। आज शेफाली का जन्मदिन है। विभास ने इस अवसर पर उन्हें बाहर डिनर पर ले जाने का वादा किया था, अतः सुहास और शालिनी अपना होमवर्क करके विभास के आने का इंतज़ार कर रहे थे। घंटे की आवाज़ के साथ शेफाली ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर विभास के पीछे एक व्यक्ति और खड़ा था। उसने दो आदमियों के साथ एक कार्टन घर के अंदर रखवाया। बड़े से कार्टन को देखकर शेफाली ने चौंक कर पूछा, इसमें क्या है? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, विभास ने मुस्कुराकर कहा। बर्थडे गिफ्ट? इतना बड़ा? विभास की आवाज़ सुनकर शालिनी और सुहास भी आ गए। वह भी विभास को आश्चर्य से देखने लगे। इतनी देर में आए व्यक्तियों ने कार्टन को हटा दिया था। उसके अंदर से निकली एक सुंदर सी स्त्री को देखकर शालिनी और सुहास ने चौंकते हुए कहा, पापा, यह तुम्हारी मम्मी के घर के कामों में सहायता के लिए मैं तुम्हारी मम्मी के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट लेकर आया हूँ। ह्यूमनॉइड रोबोट? अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने व्योममित्र लेगलेस ह्यूमनॉइड रॉकेट बनाया है। शालिनी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा। यह रोबोट अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को नोट कर एक एस्ट्रोनॉट की तरह पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में जानने तथा अपना मिशन पूरा करने में सहायता मिलेगी। ओके पापा, किंतु यह मम्मी की सहायता कैसे करेगी? शालिनी ने पूछा। बेटा, इसमें कुछ प्रोग्राम फीड करने पड़ेंगे, उन्हीं के अनुसार यह काम करेगी। कैसे? विभास रोबोट में लगे प्रोग्राम चार्ट की ओर बढ़े। उनके साथ साथ शेफाली, शालिनी और सुहास भी उनके पास आ गए।
उन्होंने प्रोग्राम चार्ट में क्लीनिंग वाला ऑप्शन फीड किया। इसके फीड होते ही रोबोट ने वैक्यूम क्लीनर उठाया तथा किसी दक्ष कर्मचारी की तरह घूम घूम कर क्लीनिंग करने लगी। अगर कहीं रुकावट आती तो वह स्वयं घूमकर दूसरी दिशा में घूम जाती। कुछ ही मिनटों में उसने पूरे घर की सफाई कर डाली। वाओ, ग्रेट पापा, लेकिन इसे कैसे पता चला हमारे घर के बारे में? सुहास ने पूछा। बेटा, इस रोबोट के मस्तिष्क में लगा कैमरा तथा सेंसर इसकी राह में आने वाली रुकावटों की पहचान करा देते हैं, जिसके अनुसार यह अपनी राह बदलकर अपने कार्य को अंजाम देती है। और यह क्या क्या कर सकती है पापा? शालिनी का प्रश्न था। बेटा, यह तुम्हें कहानी सुना सकती है, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा बेड अरेंज कर सकती है। इसमें लगे कैमरे के कारण यह घर में हर आने जाने पर नज़र रख सकती है, तुमसे बातें कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह किचन का काम भी कर सकती है, जैसे यह तुम्हें पानी दे सकती है, सब्जी काट सकती है, चाय बनाकर दे सकती है। हमें पानी चाहिए, शालिनी ने कहा। ऐसे नहीं, पहले हमें इसका नाम रखना होगा। बताओ, इसका क्या नाम रखें? विभास ने प्रोग्राम फीड करते हुए कहा। क्यों न इसका नाम हम स्वीटी रख लें, है ही इतनी स्वीट। क्यों न दीदी? सुहास ने कहा। सच में बहुत स्वीट है, हम इनका नाम स्वीटी मैम रख लेते हैं, आखिर यह हमसे बड़ी है। शालिनी ने सुहास का समर्थन करते हुए कहा। ठीक है, आज से इनका नाम स्वीटी मैम हुआ। अब जो भी काम करवाना हो तुम इससे करवा सकते हो। स्वीटी आंटी, मेरे लिए पानी लेकर आओ, शालिनी ने कहा। स्वीटी आंटी नहीं, स्वीटी मैम, तुमने ही तो कहा था, सुहास ने कहा। ओह सॉरी, स्वीटी मैम, मेरे लिए पानी लेकर आओ, शालिनी ने कहा। कुछ भी कार्य करवाने का निर्देश देने से पहले कृपया लगाओ तो तुम्हारी स्वीटी मैम को अच्छा लगेगा, विभास ने कहा। अच्छा लगेगा मतलब? यह जागता इंसान नहीं, मशीन है, इस बार शेफाली ने कहा। मैंने अभी बताया था ना कि इसके मस्तिष्क में सेंसर के साथ कैमरा भी है, जो इंसान के चेहरे के भावों को समझ सकता है। अगर अच्छा न लगे तो रिएक्ट भी कर सकता है। अतः जो भी कमांड दो, प्यार से दो। विभास ने गहरी नज़रों से शेफाली की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। बच्चों के सामने शेफाली ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा तथा चुप रहना ही श्रेष्ठकर समझा। ओके पापा, मम्मा पापा की नोक झोंक से बेखबर शालिनी ने कहा। अब तुम चाहो तो स्वीटी मैम से काम करवा सकती हो, विभास ने शालिनी से कहा। स्वीटी मैम, प्लीज़ मेरे लिए पानी लेकर आओ। ओके माय स्वीट डॉल, अभी लाई। स्वीट डॉल, शालिनी ने आश्चर्य से कहा। मैंने तुम्हारा नाम स्वीट डॉल फीड किया है। ओके पापा। वह मुड़ी रैक से गिलास निकालकर आरओ मशीन से पानी निकालकर ट्रे में लेकर हाजिर हो गई। स्वीटी मैम, प्लीज़ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। जूनियर सरकार बस गई और आई। स्वीटी ने फ्रिज खोला, कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली तथा उसे ग्लास में डालकर ले आई। स्वीटी, प्लीज़ मेरे और विभास के लिए 2 कप चाय बनाकर ले आओ। ओके मैम। दक्ष काम करने वाली की तरह स्वीटी ने चाय बनाई तथा उसे कप में डालकर ले आई। स्वीटी, अब तुम आराम करो, जब ज़रूरत होगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे, विभास ने कहा। जी साहब, कहकर वह एक कोने में खड़ी हो गई। बच्चों जाओ, तैयार हो जाओ, मम्मी की बर्थडे मनानी है ना। स्वीटी के खड़े होते ही विभास ने बच्चों से कहा। कैसी है हमारी स्वीटी? बच्चों के जाते ही विभास ने पूछा। बेजोड़। उस रात में डिनर करके लौटे तो बच्चों के साथ शेफाली भी बेहद प्रसन्न थी। विभास ने रोबोटिक साइंस की पढ़ाई की थी। उन्होंने रोबोट बनाने की अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी। वह फैक्ट्रियों के काम में आने वाले रोबोट बनाने के साथ
सर्जरी में काम आने वाले रोबोट का निर्माण काफ़ी अरसे से कर रहे थे। गुणवत्ता में खड़े उतरने के कारण उनके बनाए रोबोट की मांग भी थी। मंगल ग्रह पर जाने वाले ह्यूमनॉइड रोवर से प्रेरणा लेकर विभास ने कामवालियों की छुट्टियों के कारण परेशान शेफाली की परेशानी को देखते हुए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का निश्चय किया जो घर का हर काम कर सके, घर के हर सदस्य को पहचानने के साथ उनकी हर बात को माने तथा उनके कहने के अनुसार कार्य करे। शेफाली के अनुपस्थिति में घर तथा बच्चों की देखभाल भी कर सके। स्वीटी के रूप में यह उनका पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। अगर सफल रहे तो वह इस दिशा में आगे भी कार्य करने का उनका इरादा था। एक दिन शेफाली स्वीटी को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने काम से बाहर गई थी। कुछ देर तो सुहास और शालिनी खेलते रहे, फिर अचानक झगड़ पड़े। दोनों को झगड़ता देखकर स्वीटी उनके पास गई तथा उन्हें शांत कराते हुए बोली, स्वीट डॉल तथा जूनियर सरकार, झगड़ा करना बुरी बात है। आप दोनों समझदार हो, गुस्सा छोड़कर प्रेम से गले मिलो। तुम नहीं जानती, इसने मुझे पैर लगाकर गिरा दिया है। जूनियर सरकार, आप माफ़ी मांग लीजिए। मैं और इससे माफ़ी? यह मुझे खेलने नहीं दे रही है। तुमने मेरी पेंटिंग क्यों फाड़ी? उन्हें पुनः झगड़ते देखकर स्वीटी ने उन्हें रोका। तुम चुप रहो स्वीटी मैम, तुम मशीन हो, तुम हर्ट नहीं हो सकती। इसने मुझे हर्ट किया है। शालिनी ने कहा, मैं मशीन हूँ, मशीन ही रहना चाहती हूँ, कम से कम किसी को हर्ट तो नहीं करूँगी, कहकर स्वीटी मैम चली गई। उसे जाते देखकर शालिनी स्तब्ध रह गई। सच, हमसे अच्छी तो यह मशीन है। इस वाक्य ने उसका सारा गुस्सा ठंडा कर दिया तथा सुहास को सॉरी बोलकर उसका हाथ पकड़कर वह स्वीटी मैम के पास गई तथा बोली, स्वीटी मैम, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। आई लव यू बोथ। बताओ क्या खाओगे? स्वीटी मैम, प्लीज़ क्या आप हमारे लिए मैगी बना सकती हैं? अवश्य। बस अभी गई अभी आई। 10 मिनट पश्चात मैगी हाजिर थी। सुहास और शालिनी खा रहे थे, तभी शेफाली आ गई। सुहास और शालिनी को मैगी खाते देखकर तथा स्वीटी को उनके पास खड़े देखकर वह सोच रही थी कि स्वीटी ने उसकी कितनी सारी परेशानियों को से निजात दिला दी है। सच, स्वीटी है तो मशीन, पर है भरोसेमंद, अपनों से भी बढ़कर है। उसने विभास को मन ही मन धन्यवाद दिया जिसने उसे इतना अच्छा उपहार दिया था। एक और कहानी है मेरी जो कोरोना काल में बच्चों की मनोदशा को दर्शाती है तथा उन्होंने अपने को इस समय कैसे ढाला, ये बता रही है। कहानी का शीर्षक है समझदार। जैसे ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लॉकडाउन की घोषणा हुई, दिव्यंका ने घर को लॉकअप बनाने की ठान ली, जिससे वायरस तो क्या, कोई परिंदा भी पर न मार सके। विजय को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त मिल गई थी, किंतु 8 वर्षीय बेटी जानवी ने घर सिर पर उठा लिया। वह पार्क में खेलने जाने की जिद करने लगी। दिव्यंका के मना करने पर उसने क्रोधित स्वर में कहा, जब स्कूल ने हमारी छुट्टी कर दी है, तब आप हमें बाहर पार्क में खेलने से जाने से क्यों रोक रही हैं? हम करें भी तो क्या करें? यह कोरोना आया ही क्यों? आई हेट दिस कोरोना वायरस। क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल में छुट्टी क्यों हुई है? वैसे भी कोरोना वायरस आया कहाँ है? अगर तुम लेने जाओगी तभी वह हमारे घर आएगा, वरना नहीं। वह कैसे? अगर तुम बाहर निकलती हो,
बाहर अगर तुम कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को छू लेती हो तो कोरोना वायरस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे साथ ही वह वायरस भी हमारे घर आ जाएगा। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर दिव्यंका ने दरवाज़ा खोला। सामने लीला मेट को देखकर कहा, लॉकडाउन है, तुम कैसे आई? भाभी, पुलिस बहुत सख्ती कर रही थी, हम छिपते हुए आ गए। जब तक लॉकडाउन है न तुम घर से बाहर निकलो, न ही घर के किसी अन्य सदस्य को बाहर निकलने दो। अभी तुम्हारा आना ठीक नहीं है। हर महीने की पहली तारीख को आकर अपने पैसे ले जाया करना। तुम्हारा मोबाइल नंबर तो है ही, जब आवश्यकता होगी तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। दिव्यंका ने लीला को समझाते हुए कहा, भाभी, आप कह रही हैं घर में रहो तो आज ही हमें पगार दे दीजिए। 28 तारीख हो ही गई है, वरना 3-4 दिन बाद फिर हमें आना पड़ेगा। लीला ने मिमियाते हुए कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको। दिव्यंका ने उसे पैसे देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ, तुमने आंटी को काम करने से मना कर दिया, तो क्या आप खुद काम करोगी? लीला के जाने के पश्चात जाह्नवी ने पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर हमें कोरोना को घर आने से रोकना है तो न तो हमें स्वयं घर से निकलना है और न ही किसी को अंदर आने देना है। अगर गलती से किसी बाहरी व्यक्ति को आपने छू लिया या उस व्यक्ति का हाथ आपसे छू गया तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ से अपने चेहरे को तब तक नहीं छूओगे जब तक कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से न धो लो। दिव्यंका ने उसे समझाते हुए कहा। इसका मतलब है खाना भी कुक अंकल नहीं, आप स्वयं बनाओगी? हाँ बेटा, उसे भी मैंने मना कर दिया है, पर मैं क्या करूं, बोर हो रही हूं। इतनी सारी स्टोरी बुक खरीदी हैं, उन्हें पढ़ो, दादी के साथ खेलो। दादी के साथ क्या खेलूं? उन्हें तो पूजा से ही फुर्सत नहीं है, जाह्नवी ने कहा। अरे बेटा, तेरा स्कूल, तेरे पापा का ऑफिस तथा तेरी मम्मी का स्कूल, बस मेरे पास ही कोई काम नहीं था, अतः मैंने पूजा में ही अपना मन लगा लिया। किंतु तेरे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ। बता, तुझे क्या खेलना है? दादी, आपको कैरम खेलना आता है? हाँ, मैं कैरम निकालती हूँ, आज हम वही खेलेंगे। थोड़ी देर पश्चात जाह्नवी फिर बोर होने की शिकायत लेकर उसके पास आ गई। तब तक दिव्यंका भी काम से निपट गई थी। वे तीनों साथ बैठकर लूडो खेलने लगी। इसी बीच दिव्यंका ने आईपैड में टेम्पल रन डाउनलोड कर दिया तथा जाह्नवी को खेलना सिखाकर काम के लिए उठ गई। दूसरे दिन जब जाह्नवी सोकर उठी तो उसने देखा कि माँ एक टब में सारी सब्जियाँ डालकर धो रही हैं। मम्मा, यह क्या कर रही हो? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। बेटा, यह कोरोना वायरस से बचने का प्रयत्न है। कहीं सब्जी के साथ कोरोना वायरस तो नहीं आ गया क्या, इसलिए? जाह्नवी ने पूछा। मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है। जा बेटा, ब्रश कर ले, 5 मिनट में मैं तुझे नाश्ता देती हूँ। दिव्यंका ने सब्जी धोते हुए प्यार से जाह्नवी की ओर देखते हुए कहा। माँ, आप सारा काम कर रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। बेटा, अवश्य बताऊँगी, अभी तुम फ्रेश हो लो। ओके माँ, कहकर जाह्नवी चली गई। बहू, सब्जी मैं काट दिया करूँगी। पूजा समाप्त कर माँ जी ने किचन में आते हुए कहा। ठीक है माँ जी। दिव्यंका ने फ्रिज से सब्जी निकालकर उन्हें देते हुए कहा। माँ जी और जाह्नवी के साथ विजय भी अगर समय मिलता तो खाने के समय सबके लिए प्लेट लगा देते। पूरे दिन की व्यस्तता के बावजूद बहुत समय बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था, एक साथ टीवी देख रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि अब जाह्नवी बोर होने की शिकायत नहीं कर रही थी। कभी वह पढ़ती तो कभी दादी के साथ खेलती, कभी उनसे कहानी सुनती तो कभी वह उन्हें उनके मोबाइल के फीचर के बारे में बताते हुए मोबाइल का उपयोग करने का तरीका बताती। माँ जी को विजय ने काफ़ी पहले स्मार्टफ़ोन खरीदवा दिया था, पर वह
उसे सिर्फ बात करने का ही काम किया करती थी। दादी और पोती में अच्छा तारतम्य बैठ गया था। आश्चर्य तो यह था, अब माँ जी की पूजा में भी कमी आ गई थी तथा उनका चेहरा भी खुशी से झलकने लगा था। दिव्यंका को भी लग रहा था कि इस कोरोना वायरस ने चाहे कितना भी नुकसान किया हो, पर आदमी से पहचान करा दी है। धीरे धीरे जाह्नवी ने स्वयं को समय के साथ बदल लिया। अब वह बाहर जाने की जिद नहीं करती थी। कभी वह कहानी पढ़ती, तो कभी ड्राइंग बुक निकालकर बने चित्रों में रंग भरती, तो कभी टीवी पर आ रहे रामायण महाभारत सीरियल देखा करती, और कुछ नहीं तो दादी के साथ ही खेलती। कोरोना वायरस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लंबा खिंच रहा था। धीरे धीरे यह स्थिति सबके लिए असह्य होती जा रही थी, विशेषतः टीवी पर गरीब लोगों की स्थिति देखकर। अनलॉकडाउन होने पर भी कोरोना की केसेस बढ़ने के कारण काम वाली को बुलाना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। अतः दिव्यंका ने उसे फ़ोन नहीं किया। विजय का वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा था। दिव्यंका को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही थी। जाह्नवी की भी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने वाली थी। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जिंदगी चल रही थी। एक दिन घंटी बजने की आवाज़ के साथ जाह्नवी ने अपना मास्क पहना और दरवाज़ा खोला। सामने काम वाली आंटी को देखकर उसने माँ को आवाज़ दी, भाभी लॉकडाउन खुल गया है, हम यह सोच के आ गए कि अगर आप काम करवाएंगी तो हम काम कर देंगे। अभी तो कोरोना बढ़ रहा है, मैं अभी काम नहीं करवाऊंगी। तुम कुछ दिन और आराम कर लो, किंतु रुको, पैसे लेकर जाना। दिव्यंका ने लीला को देखकर कहा। भाभी बिना काम किए पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है, लीला ने सिर झुकाकर कहा। अरे ऐसा क्यों सोचती हो, तुम तो काम करती ही ना, मैं ही नहीं करवा रही हूँ तो तुम्हारा क्या दोष। रुको मैं आती हूँ। अंदर आकर जाह्नवी ने माँ से कहा, माँ मैं आंटी को 2 मास्क और सैनिटाइज़र की बोतल दे दूँ, नहीं तो वह बीमार पड़ जाएंगी। उसने मास्क भी नहीं लगा रखा है। माँ के हाँ करते ही जाह्नवी ने अपनी अलमारी से मास्क और सैनिटाइज़र की बोतल निकाल कर लीला को देते हुए कहा, आंटी आप जब भी घर से बाहर निकलो मास्क लगाकर ही निकलना, वरना कोरोना वायरस आपको पकड़ लेगा। जब आप घर में रहें तब बाहर से लाई कोई चीज़ छूने पर 20-30 सेकंड तक साबुन से हाथ धोइएगा, और जब बाहर निकलें हाथ किसी वस्तु से छू जाए तो इस सैनिटाइज़र को हाथ में लगा लीजिएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे 2 गज दूर से बात कीजिएगा तथा बाहर से खरीदा कोई भी सामान जैसे सब्जी, फल इत्यादि अच्छी तरह से हाथ साफ करके ही खाइएगा। जाह्नवी ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है बिटिया, जैसा तुम कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। लीला के जाते ही दिव्यंका ने नाश्ता लगाकर सबको नाश्ते के लिए बुलाया। वाह आज पिज़्ज़ा, विजय ने अपनी प्लेट में पिज़्ज़ा देखकर कहा। सच पापा, मम्मी कुक अंकल से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, वरना कुक अंकल तो रोज़ रोटी सब्जी ही बनाते थे। टीवी न्यूज़ देखते हुए वे पिज़्ज़ा खा ही रहे थे कि अचानक जाह्नवी उठी और बालकनी में रखे गुलाब के पौधे से एक गुलाब तोड़ लाई तथा उसकी पंखुड़ियाँ अपनी माँ पर बिखेरने लगी। यह क्या कर रही हो जाह्नवी, फूल तोड़ने के लिए मना किया था ना, विजय ने कहा। सॉरी पापा, कोरोना वॉरियर पर सब लोग फूल बरसा रहे थे तो मैंने भी मम्मी के ऊपर फूल बरसा दिए। हमारी मम्मी भी कोरोना वॉरियर है ना पापा, जाह्नवी ने कहा। विजय ने जाह्नवी की ओर आश्चर्य से देखा, फिर कहा, सच कह रही हो बेटी, तुम्हारी माँ भी कोरोना वॉरियर है, तभी वह सारा काम स्वयं करके घर में कोरोना को घुसने से रोक रही है। विजय ने अपनी बात कहते हुए जाह्नवी की ओर देखा। सच बेटा, तेरी माँ कोरोना वॉरियर है, माँ जी ने खड़े होकर ताली बजाते हुए कहा। माँ जी के साथ विजय और जाह्नवी भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। माँ जी विजय और बेटी के शब्द सुनकर दिव्यंका को लगा कि विजय और जाह्नवी ने उसे बहुत बड़े खिताब से नवाज कर उसकी मेहनत सफल कर दी है।
बार बार उसके मन में एक ही वाक्य गूंज गूंज कर उसे शक्ति प्रदान कर रहा था, हाँ मैं भी हूँ कोरोना वॉरियर। आज ही घटी दो घटनाओं को देखकर दिव्यंका सोच रही थी कि समय ने कुछ ही दिनों में उसकी नन्ही छोटी छोटी बातों पर रूठती मचलती बेटी को कितना समझदार बना दिया है। सच, आज के बच्चे न केवल तुरंत निर्णय लेते हैं, वरन उस पर अमल भी करते हैं। उसे अपनी नन्ही समझदार बिटिया पर गर्व होने लगा था। अब धन अब आगे भी कहानी एक और सुना दो या बस? एक और मेरी छोटी सी कहानी है। एक बच्चे की मनोदशा को कोड़ती कहानी प्रस्तुत है। आईना। स्कूल से आकर दादा दादी को सामान पैक करते देखकर सुजय ने पूछा, दादा दादी आप कहाँ जा रहे हो? उसके कई बार पूछने पर दादाजी ने कहा, बेटा हम घर जा रहे हैं। घर? यह तो आपका ही घर है। अब हमें दूसरे घर जाना है। दूसरे घर? मैं भी आपके साथ चलूँगा। सुजय, रमा ने आवाज़ लगाकर उसे बुला लिया। उसे डर था कहीं माँ पिताजी सच्चाई न बताते। आया माँ, खाना खा लो। मैं दादी के हाथ से ही खाऊंगा। अब अपने हाथ से भी खाना सीखो, अब तुम बड़े हो गए हो। प्लीज़ माँ, इस समय दादी के हाथ से, रात में अपने हाथ से खाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। कहते हुए रमा उसे मारने ही वाली थी कि दादी ने बाहर आते हुए कहा, बहू आज मुझे खिला लेने दो। रमा ने भी यह सोचकर कि आज ही की तो बात है, उन्हें खाने की इजाज़त दे दी, उन्हें खिलाने की इजाज़त दे दी। सुजय को खाना खिलाते हुए सीमा की आंखों में आए आंसुओं को आंखों में ही पीने की कोशिश कर रही थी। सबसे अधिक क्रोध तो उन्हें अपने पुत्र कार्तिक पर आ रहा था, जिसने भावात्मक रूप से उन्हें ब्लैकमेल कर, उनका घर बेचकर उन्हें बेघर ही नहीं किया, वरन सब कुछ अपने नाम भी करवा लिया। वे भी पुत्र मोह में फंसकर जो वह कहता गया वही करते गए। अब वे उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। दिनेश कभी कार्तिक की उपेक्षा से आहत पुलिस में शिकायत की बात करते, किंतु वह रोक लेती। सरकार भले ही कानून बना ले, लेकिन एक माँ चाहे जैसे भी रह लेगी, पर कभी नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र या उसके परिवार को कभी कष्ट हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता कैसे बने? वैसे भी सरकार कानून कितने भी बना ले, पर किसी से प्यार और सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। शायद कभी पुत्र को पछतावा हो तो गिले शिकवे दूर करने की संभावना तो रहे। अतः पुत्र की खुशी के लिए उन्होंने वृद्धाश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन स्कूल से आकर सुजय ने पूछा, दादा दादी कहाँ हैं? वह घर गए हैं। क्या वह मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? बेटा, उनकी ट्रेन का समय हो गया था। रमा ने झूठ बोलकर अपना पिंड छुड़ाना चाहा। सुजय भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने फिर पूछा, हम दादा दादी के घर कब चलेंगे? छुट्टियों में। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। जब भी सुजय दादा दादी के पास जाने या उन्हें अपने घर बुलाने की बात करता, तो वे उसकी बात टाल जाते। माँ, दादा दादी कहाँ हैं? एक दिन सुजय ने ऑफिस से आए कार्तिक और स्मिता के घर में प्रवेश करते ही तीव्र स्वर में पूछा, तुम्हें कितनी बार तो बताया है कि वे अपने घर गए हैं? स्मिता ने सहज स्वर में कहा, झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। इस बार सुजय के स्वर में क्रोध झलक रहा था। सुजय, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? कार्तिक ने क्रोधित स्वर में कहा, पापा, आपने भी तो मुझसे झूठ बोला। दादा दादी अपने घर नहीं गए, वरन आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं।
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने बताया? अचानक कार्तिक के स्वर में नरमी आ गई। मेरी दोस्त पिंकी ने। वह कल अपनी बर्थडे पर मिठाई बांटने वृद्धाश्रम गई थी। वह वह वहाँ दादा दादी को देखकर चौंक गई। आज उसने मुझसे कहा, तुम्हारे दादा दादी वृद्धाश्रम में हैं और आप कह रहे हैं कि वे घर गए हैं। आपने मुझसे तो झूठ बोला ही, मुझे भी झूठा बना दिया। आप दोनों बहुत गंदे हैं। आप दोनों मुझे प्यार नहीं करते। आपको तो बस अपने काम से मतलब है। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दादाजी मुझे पढ़ाते भी थे और पार्क में घुमाने भी ले जाते थे। वहीं दादी जी मुझे जो कहता था बना कर देती थी। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा, कहकर 10 वर्षीय सुजय फफक फफक कर रोने लगा। आलोक और स्मिता स्तब्ध खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। रो मत बेटा, चलो हम अभी तुम्हारे दादा दादी को लेने चलते हैं, आखिर स्मिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सच मम्मा? हाँ बेटा। यू आर माई स्वीट मॉम, आई लव यू, कहकर उसने उसे किस्सी दी। थोड़ी ही देर पश्चात कार्तिक और स्मिता अपने माता पिता को लेने जाते हुए सोच रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। सच आज उसके पुत्र ने उसे भविष्य का आईना दिखाकर बहुत बड़ी भूल करने से रोक दिया था। अब वह न केवल अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी, वरन उन्हें ससम्मान घर लाकर उन्हें भरपूर मान सम्मान भी देगी। धन्यवाद। आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। यद्यपि ये प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू हो पाया, लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, मीनू त्रिपाठी जी, नीलम राकेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। फिनिश कर